मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर और उसकी पर्सनावली 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको पिछली वीडियो में करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छी करें तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला फर्स्ट पार्ट है उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसे हल करना है और एचसीएफ और एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। तो हमें 12, 15 और 21 तीन संख्याएं दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब हम इसे हल करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे हमारे, उन्हें हम ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 के भी कर लेते हैं। 15 के 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 के कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुना 2 गुना 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुना 5 और 21 के गुणनखंड आए हमारे 3 गुना 7। क्लियर है। हमें याद करना था इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर बना हमारे पास जो इन तीनों में कॉमन है। तो कॉमन है मात्र 3, तो इसका एचसीएफ आ गया हमारा 3। फिर फाइंड करना था हमें इसका एचसीएफ के बाद एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा इसका, वो देखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो लिखा ही लिखा जाता है, यानी कि 3 तो हम लिखेंगे। अब कॉमन के अलावा जो बच गया, उभयनिष्ठ के अलावा जो बचा है उसे भी लिख लो। तो क्या बचा हुआ है हमारे पास में 2, 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। तो अब हमें क्या काम करना है, इन सबके 2 जो थे वो हमारे पास डबल है, तो उसे 2 को हम 2 ही बार लिखेंगे 2। फिर हमारे पास में 5 और 7। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, इन सबकी गुना करके लिख देंगे। जैसे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुना हम साथ में करेंगे। 7 6 42, तो ये बनेगा 420। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 420। तो इसे हम एलसीएम लिख देंगे इसका कितना, 420। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसे साफ कर लेते हैं, आप कॉपी कर लेना इसे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास में इसका, उसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट को कॉपी कर देते हैं। 17, 23 और 29 ये संख्याएं दी गई हैं हमारे पास में। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब हम इसे हल करेंगे कि 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 17 एकम 17 और 23 का बनेगा 23 ही, क्योंकि 23 के अलावा जो किसी चीज से नहीं डिवाइड होता। और 29 का बनेगा 29 एकम 29। तो हम यहाँ पे लिख के चलेंगे 17 बराबर बना 17 गुना 1 और 23 बराबर बना 23 गुना 1 और 29 बराबर बना 29 गुना 1। तो यहाँ से देखते हैं हम कि हमारा जो एचसीएफ आता है वो होता है जो सेम कॉमन है। तो इसमें जो सेम कॉमन है वो हमारे पास केवल 1 है, यानी कि जहां कुछ कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है। तो ये आ गया जी 1। अब हमें चाहिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे और जो कॉमन है वो तो लेंगे हम, यानी कि 1 तो आ गया हमारा। ऐसे ही बाकी क्या बचा, 17 गुना 23 और गुना 29। अब हम क्या काम करेंगे, सबकी गुना कर देंगे। 9 तिया 27 बचा 7 7 49। तो ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 11,339 गुना करने के बाद। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। इन सब की क्या कर लोगे, गुना कर लोगे, तो ये आ जाएगा 11,339। तो ये होगा इसका एलसीएम। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसने थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास में उसकी संख्याएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसे हल करेंगे। तो थर्ड पार्ट की हमारे पास जो संख्याएं हैं
थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसकी संख्याएं 8, 9 और 25। तो थर्ड पार्ट की हमारे पास संख्याएं हैं, इसे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड पहले 8 की, 8 करता है 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 9 आया, 3 किया 9 और 3 एकम 3, फिर 25 आया, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 8 जो है हमारे पास इसके गुणनखंड बने 2 गुना 2 गुना 2। जो हमारे पास 9 है उसके बने 3 गुना 3, और जो हमारे पास 25 है उसके बने 5 गुना 5। क्लियर है? अब हमें देखना है इसके बीच में एचसीएफ क्या आता है। तो इसका एचसीएफ जो इसमें कॉमन हो, तो इसमें हमारे पास में कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि ऊपर 2 है तो नीचे नहीं है, फिर तो इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे हमारा एचसीएफ कितना बन जाता है? 1 बन जाता है, क्योंकि 1 सभी संख्या के गुणनफल में होता है। अब हमें देखना है एचसीएफ, तो एलसीएम। तो एलसीएम में पहले कॉमन लिखते हैं, कॉमन इसमें कुछ था नहीं, तो सभी संख्याओं को हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। पहले हमारे पास 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 5 है और 5 है। अब हमें क्या काम करना है? इस सभी संख्याओं का गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 की 72, 5 पंजे 25, 72 और 25 की हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 25 दूनी 50, 25, तो ये बन गया हमारा 175 और 5 180, यानी कि 1800। तो इसकी गुना करने के बाद आया हमारे पास 1800। तो इसका जो एलसीएम बना हमारे पास वो बना 1800। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास में तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, 2 संख्याएं दी हुई हैं, उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है हमारे पास 9 है और एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं हैं हमारे पास, उसका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हल कर लेते हैं इसे कि एचसीएफ 306 और 657 जो दोनों संख्या हैं उसका एचसीएफ जो है हमारे पास वो 9 है, और एलसीएम जो है हमें 306 और 657 का वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें याद है, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम। क्लियर है? अब 2 संख्याएं कौन सी की बात चल रही है? 306 और 657। तो 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ हमें इसने कितना दिया है? एचसीएफ है हमारे पास 9 गुना में एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम के गुना में जो 9 है वो कहां चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर आया 306 गुना 657 बटे 9। 9 से इसे भाग दे लो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, क्योंकि 3 बचे के हो जाएंगे 36, 9 चौक 36। तो ये बना 34 गुना 657। अब हमें क्या काम करना है? 657 की गुना 34 के साथ करेंगे। तो 4 सत्ते 28, 3 3 2 2, तो ये हमारी गुना करके आ जाएगा जी 22,338। बात आप समझ गए? तो इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा? हमारे पास 22,338 होगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा हमसे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हल करते हैं इसे कि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो अब एक बात देखने की है कि उसने कहा 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n 0 पे समाप्त कब हो सकती है? जब उसका इकाइकांक 0 हो जाए। भाई यदि किसी संख्या का, जैसे कि वो अभी हमारे पास में कोई संख्या 6 है,
और इसमें 0 लगा दे तो वो क्या होगी, अंक 0 पर समाप्त हो रहा। लेकिन कब होगी, जब ये वाली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड होने पे ये संख्या क्या होगी, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 5 से डिवाइड हुई तो ये 5 का अभाज्य गुणनखंड है। ये 60 के अंदर 5 का अभाज्य गुणनखंड है। ये 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो 2 या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो स्थिति क्या बनती है इसकी कि n एक प्राकृतिक संख्या है, उसने कहा के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो 6 की पावर n यदि हम देखें ध्यान से तो 6 की पावर n यानी कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो 2 गुना 3 की पावर n बनता है, 2 तिया 6। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो 6 की पावर n है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 3, 2 हो सकता है या 3, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कि ऐसे लिख देंगे अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब एक बार बताओ, जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 या 3 बनते हैं और इसके अलावा कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो क्या कभी 2 तिया कितने होते हैं, 6। और जब इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो क्या 6 की पावर n का इकाइकांक कभी शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता। कब हो सकता था, यदि उसका कोई अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाता, 5 बन जाता। तो 6 पंजे 30, तो उसका इकाइकांक क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन 6 की पावर n का जो ये अभाज्य गुणनखंड है वो कितना बन के आता है, 2 गुना 3 की पावर n, यानी कि 2 या 3, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और जब इसके अलावा कोई नहीं है तो इसके अतिरिक्त इसका कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा। और जब अभाज्य गुणनखंड ही नहीं होगा तो इसे लिखेंगे हम अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। बात समझ गई। कब हो सकती थी, या तो उसके गुणनफल में कितना होता, 5 होता, तो 6 पंजे क्या हो जाता, 30, यानी कि 5 से वो क्या होता है, अभाज्य 5 उसका अभाज्य गुणनखंड होता। तो वो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड तो केवल 2 या 3 बनते हैं, इसके अलावा और कोई बनता ही नहीं। तो इस प्रकार तो ये क्या नहीं होगा, ये 0 का कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने हमें दिया, इसमें व्याख्या कीजिए कि 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हल कर लेते हैं। हमारे पास में उसने संख्या दी है 7 11 13 प्लस 13, क्लियर। तो ये संख्या भाज्य संख्या है, तो क्यों है, तो भाज्य संख्या यदि ये होगी तो इसके जरूर अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। अगर ये भाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड निश्चित होंगे। तो देख लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। तो 11 सत्ते 77, पहले इसकी गुना कर लेते हैं। 11 सत्ते 77, 77 की गुना हमें कितना करनी है, 13 में। तो 13 सत्ते 91, तो ये बन गया 1001। 1001 में हमें कितना ऐड करना है, प्लस 13 ऐड करना है। तो 1001 में हमने 13 ऐड किया तो ये कितना बन गया हमारे पास में 1014 बन गया, क्लियर। दिया आगे से हमारा 1014। 1014 के देखते हैं अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। तो 1014 के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 9 27। अब ये 13 से हो जाता है 13 बार, और 13 से 13 का 13। तो ये जो हमारे पास में 1014 है इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। चूंकि 1013 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसलिए
संख्या एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बात आ गई समझ में? क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। अब देखते हैं हमारे पास में जो इसने ये वाली संख्या दी है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना है 5। सबसे पहले हम इसकी गुना कर लेते हैं। तो 7 6 42 पंजे, तो इसकी गुना करके आया 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे और ये जोड़ दिया तो ये बना 5040 और प्लस में कितना हमारे पास 5। तो 5040 में हमने 5 और ऐड किया तो यह आया हमारे पास में 5045। तो 5045 के क्या गुणनखंड किए जा सकते हैं, चेक कर लेते हैं। 5040 45, सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 कम 5 5 0 0 0 5 9 45। अब ये बना हमारे पास में 1009। 1009 के गुणनखंड नहीं हो सकते, तो 1009 एकम 1009, तो इसे लिखेंगे 5045 बराबर 5 गुना 1009। इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 5045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ गए? यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वो पूछ रहा था कि क्या ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं, तो है तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा इसने, 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आपको बता दें कि जब भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति कहीं से चलना प्रारंभ करें और वो आपसे बात करें कि उसी स्थान पे वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोनों के समय का, तीनों के समय का एलसीएम फाइंड कर दो। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो भी आएगा वो मिनट होंगी और या घंटे होंगे, मिनट दिए होंगे तो मिनट, घंटे दिए होंगे तो घंटे, वो इतने समय बाद वो क्या मिल जाएंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। यानी कि दोनों तीनों के एलसीएम के बराबर जितना भी आएगा वो उसका मिलने का स्थान आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हल कर लेते हैं। सोनिया और दूसरा कौन है इसमें, हमारे पास रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय जो है वो क्रम से 18 मिनट और 12 मिनट है, 12 मिनट है। ठीक है, उसने बात की थी हमसे दोनों कितने समय में मिल जाएंगे। वो दोनों का मिलने का जो समय होगा हमारे पास में, तो उसमें लिखेंगे हम दोनों का एक ही स्थान पर मिलने का समय जो होगा वो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा, यानी कि लेस होगा। बात आगे सुन लो। अब हम क्या काम करेंगे कि जो हमारे पास में 18 और 12 दिया हुआ है उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम 18 मिनट और 12 मिनट का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे लिख के चलेंगे हम एलसीएम। तो 18 हमारे पास में और 12 हमारे पास में, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं कितना आता है। तो 18 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 × 2 = 18
2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसके बाद हमारे पास में क्या है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड देख, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जब हम 18 के फैक्टर लिखते हैं इसके तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसमें कहीं मिस्टेक हुई है। ये 2 नीम 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये बनेंगे हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3। हमें क्या फाइंड करना था इसका एलसीएम, तो एलसीएम जो हमारे पास कॉमन है पहले वो लिख देते हैं, फिर हमारे पास 3 कॉमन है 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास बचता है 3 और 2, तो 3 गुना 2 लिख देते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, तो इन दोनों का जो मिलने का समय होगा हमारे पास वो 36 मिनट का होगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।